थैंक यू सर। देखिए, हमें समझने की जरूरत है कि जब हम रेट्रोग्रेड की बात करते हैं, रेट्रोग्रेशन का मतलब क्या है? ठहराव। कोई चीज जब अपने रिदम में होती है तो उसकी जो एनर्जी है डाइवर्टेड होती है। आप अगर साइकिलिंग कर रहे हैं, राइट, तो आपका फोकस कहाँ होगा? आगे की तरफ होगा, क्योंकि आपकी साइकिल आगे बढ़ रही है कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। फाइन। लेकिन अगर आपने हाँ जी साइकिल सर। साइकिल को ब्रेक लगाई और आप सोचे अब मुझे पीछे घूमना है, तो आप क्या करते हो? आपका पूरा कंसंट्रेशन आप कहाँ देते हो? साइड पे और पीछे देते हो। व्हाट डज इट मीन? हाँ जी। कि आपका जो झुकाव है पीछे की तरफ हुआ, एंड यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग विथ मोर एनर्जी। रीजन इज, क्योंकि आपको एक रिस्क वहां पे नजर आ रहा है कि आई एम टेकिंग अ टर्न। ऐसे ही जब कोई प्लैनेट रिलेटिव टू अर्थ मूवमेंट में होता है, मतलब उसके बीच की दूरी कुछ ऐसी हो जाती है कि इट रिजेंबल्स कि वो उसके अपोजिट जा रहा है। दैट इज अ पॉइंट। वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। यही कारण है रेट्रोग्रेड शुभ होता है अशुभ होता है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन रेट्रोग्रेड प्लैनेट की ऊर्जा 3 गुना बढ़ जाती है। ये शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने कहा हुआ है। ये इसीलिए ओके। रेट्रोग्रेड प्लैनेट जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेता है तो छप्पर फाड़ के लेता है। इसलिए लोग उससे डरते हैं। दूसरी चीज, रेट्रोग्रेड प्लैनेट अगर 10 डिग्री तक है तो पीछे वाले हाउस का इफेक्ट देगा ही देगा, 100% देगा। मतलब मान लो 50-50 हो गया हो। क्योंकि वो एक तो देखिए, एक सीधी सीधी कंसेप्ट समझो। फॉर एग्जाम्पल, प्लैनेट है वो 12th हाउस, ये 12th हाउस, ये हाउस का कंसेप्ट किसी को क्लियर नहीं हो, मुझे बता दे अभी। हाउस क्या होता है? क्योंकि मैंने वो लिया नहीं अभी तक। किसी को हाउस का कंसेप्ट क्लियर ना हो, प्लीज बोल दे। 12 हाउसेस। कोई नहीं? ठीक है। ये 12th हाउस हाँ है। जब कोई जी। हाँ प्लैनेट, जी। हाँ जी, किसी ने कुछ कहा अभी? ओके। अब ये 12th हाउस है। फाइन। अब कोई प्लैनेट 12th हाउस से फर्स्ट हाउस में आया और यहाँ पे आके रेट्रोग्रेड हो गया। मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आया और यहाँ से उसने रिटर्न, भूमि का मतलब रिटर्न हो रहा है वो। अब कहानी यह है कि वो जो प्लैनेट 12th हाउस से आया, वो 12th हाउस की एनर्जी लेके आया है। मतलब उसको अनुभव है 12th हाउस का, और वापस उसी की तरफ पीछे वापस बढ़ने की तरफ देख रहा है कि आई एम सुनिए अगेन मूविंग बैक। जी। वॉइस नहीं आती। वॉइस नहीं आ रही है सबको? हेलो? हाँ जी सर। अब आई। अब You are वॉइस, audible, sir. और आई एम ऑडिबल? Yes, हाँ sir. अब आ रही है आपकी आवाज, पहले बीच में चली गई थी आपकी साउंड। ओह सॉरी, सॉरी, फाइन। ओके, सो वी आर टॉकिंग ऑन रेट्रोग्रेड प्लैनेट। रेट्रोग्रेड प्लैनेट करता क्या है? को हमने उसका टेक्निकल एंगल बताया था कि क्या होता है। अब आप देखिए, 12th हाउस है, 12th हाउस की उसने एनर्जी ली। 12th हाउस का कारक तत्व क्या होता है? लॉन्ग रेंज जर्नी, राइट, देन मेडिटेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, देन जेल। मतलब ऐसे वो चीजें जो आपको पसंद ना हो। हेलो? Yes, sir. 12th हाउस मुक्ति का द्वार क्यों कहा गया? पहले के जमाने में घर छोड़ के जाना मतलब एक प्रकार से एक अभिशाप माना जाता। 12th हाउस डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको आपके रीति रिवाज, आपके मूल आधार से दूर करता है। हम बने किसके हैं? 5 तत्वों से। 5 तत्वों से दूर जाना भी मुक्ति का कारक माना जाता है। मुक्ति मतलब क्या? मुक्ति में शरीर नहीं जाता है, मुक्ति में वो आत्मा ही जाएगी। इसलिए ये हाउस मुक्ति का कहा गया है। जेल जाना कोई पसंद करता है? नहीं। कोई हॉस्पिटल में एडमिट होना पसंद करता है? नहीं। ठीक है। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट का भी भाव है, तब हमारे पैसे कम होते हैं क्योंकि हम पैसे कहीं ना कहीं डालते हैं, राइट। अब कोई प्लैनेट है जो इस हाउस से निकला है, 12th हाउस से। 12th हाउस से निकला तो उसने कौन सी एनर्जी ली? 12th हाउस की एनर्जी ली। अब वो यहाँ पे आया 10 डिग्री पे, वो रेट्रोग्रेड हो गया बिकॉज ऑफ अर्थ पोजिशनिंग, अर्थ के रिलेटिव मोशन की वजह से।
और जब वो रेट्रोग्रेड हुआ तो वापस उसने पीछे की तरफ मुड़ के देखा। जब वो पीछे की तरफ मुड़ के देखता है तो उसे ध्यान आता है, बॉस मैं तो अभी यहीं पे था। तो उसने क्या किया, इसकी ऊर्जा भी उसने वापस से यूटिलाइज करना शुरू कर दिया, क्योंकि कुछ पल पहले, कुछ दिनों पहले या कुछ समय पहले वो इसको यूज कर रहा था, इस घर को। तो उसको याद आ गया, अरे ये तो मेरा ही घर था कुछ समय पहले तक। यही कारण है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट हमेशा 2 हाउसेस के रिजल्ट देता है, अगर उसकी डिग्री 10-12 डिग्री तक होगी। अगर वो 15-16 डिग्री के आसपास पहुंच जाए तो समझ लो कि पीछे का रिजल्ट तब भी देगा रेट्रोग्रेड होने के बाद, लेकिन वो इफेक्ट कम हो जाएगा। इस समय शनि रेट्रोग्रेड चल रहा है। अब अगर किसी की कुंडली में शनि ये मकर है और ये कुंभ है, उस केस में जब शनि यहां से रेट्रोग्रेड किया होगा तो उसने अष्टम के रिजल्ट उसको जनरेट किए होंगे, क्योंकि 10 डिग्री के आसपास वो रेट्रोग्रेड हुए। अब वो रिजल्ट पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, वो उस प्लैनेट जो रेट्रोग्रेड हुआ उसके कारक तत्व और वो हाउस जिसकी तरफ वो रेट्रोग्रेड हुआ है उसके कारक तत्व पर डिपेंड करता है आप उसका किस हद तक यूटिलाइजेशन कर रहे हो, या फिर आपकी कुंडली में उससे रिलेटेड किस हद तक टॉक्सिन्स भरे पड़े। एक क्वेश्चन और था कि अगर रेट्रोग्रेड प्लैनेट कंबस्ट हो जाए तो कैसा रिजल्ट देगा, राइट? ये दूसरा क्वेश्चन था। हालांकि एक क्वेश्चन मुझे लगता है बाद में देना चाहिए, कंबस्ट का कंसेप्ट भी हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि आप लोगों को आइडिया है। कंबस्ट का मतलब क्या हो गया, अस्त होना। प्लैनेट अस्त कौन से ग्रह से होता है? सूर्य से। सन से। सूर्य है क्या? सूर्य के कारक तत्व कौन बताएगा? सबसे मुख्य कारक तत्व सूर्य का क्या है? अग्नि। कारक तत्व सर हीट एंड लाइट। मैम, कारक तत्व आत्मा है, एक एनर्जी। सर वो किंग है सर, इट इज अ किंग। यस, इट इज अ किंग, इट इज अ सोल, इट्स एन एनर्जी, या इट्स एन एनलाइटेड एनर्जी। अब या किसी प्लैनेट को एक एनलाइटेड एनर्जी ने अस्त किया है, यानी उसे कमजोर किया है, ठीक है? लेकिन अब वो एनलाइटेड एनर्जी कहां से जनरेट हुई? फॉर एग्जाम्पल, सूर्य अगर 6th का लॉर्ड है और सूर्य अगर 8th का लॉर्ड है और सूर्य अगर 12th का लॉर्ड है, ये त्रिक भाव नेगेटिव हाउसेस है। त्रिक भाव पे कल किसी ने क्वेश्चन पूछा, त्रिक भाव क्या होता है? इस पे भी एक सेशन हमें डिस्कस करना है आने वाले टाइम में। सो यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ एनर्जी उस प्लैनेट के पास होगी। वो भी कौन सी एनर्जी? नेगेटिव एनर्जी, आई वुड से टाइप ऑफ एनर्जी। क्योंकि 6th हाउस क्या है? 6, 8, 12 ये वो हाउसेस है, अगर इनको यूटिलाइज नहीं किया गया तो ये क्या करेंगे? टॉक्सिफिकेशन। टॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है जीवन में कहीं ना कहीं आप बोलो विष घोलेंगे। 6th हाउस पीड़ा का माना गया, 8th हाउस असहाय पीड़ा का हाउस माना गया है, और 12th हाउस किस चीज का हाउस है बताइए? अगर 6th और 8 12th सर पीड़ा है तो 12th क्या है? सर लॉसेस, नुकसान का है, खर्चे का लॉसेस है। का, लॉसेस का, बिल्कुल सही, नुकसान। ठीक है, तो जीवन में किसी के जीवन में अगर 6, 8, 12 चल रहे हो तो उसे आप क्या बोलोगे? पीड़ा में, कष्ट में। सर सर वो किसी क्रॉनिक डिजीज के उस वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है उसका। लेकिन क्या सभी 6, 8, 12 व्यक्ति को तकलीफ देंगे? नहीं सर। अगर सर वो खुद ही डॉक्टर या लॉयर है तो शायद नहीं होगी, वो उसका यूटिलाइजेशन हो गया। ठीक है, पॉसिबल। डिपेंड और करता है सर, अगर जैसे सिंह लग्न के अंदर अगर ये देखा जाए तो एक गुरु पंचमेश और अष्टमेश दोनों हो जाता है। अगर वो एक शुभ भाव और एक अशुभ भाव कर लेगा तो उस केस में डिफरेंस होता है। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ, खैर वो थोड़ा सा टॉपिक अलग हो जाता है। मेरे ख्याल से हम लोग वी विल स्टिक टू द बेसिक्स। अभी बेसिक्स कुछ हद तक क्लियर करना चाहिए मुझे लगता है। वैसे आपने पंचमेश, एक शुभ भाव एक अशुभ भाव, वो सब जो बातें की लॉजिकली आपने सही कहा, लेकिन अगर एक अशुभ भाव है, ठीक है, सूर्य के पास तो एक ही हाउस आता है, हाँ, फॉर एग्जाम्पल सूर्य अष्टमेश है और सूर्य बैठा किसी प्लैनेट के साथ है और उसने उसको कंबस्ट कर दिया, अर्थात उसको अस्त कर दिया। तो जो प्लैनेट अस्त हुआ है सूर्य से, फॉर एग्जाम्पल
सूर्य से अस्त हुआ है बुध, अब बुध की पोजीशन क्या होगी? सूर्य से 5 डिग्री इससे कम की डिफरेंस होगी उसकी। जो भी है, 5 डिग्री है, 6 डिग्री है, 2 डिग्री है, 4 डिग्री है, बुध सूर्य से अस्त हो गया, सूर्य अष्टमेश है। सूर्य अष्टमेश कौन सी कुंडली में होगा? मकर सर लगन। मकर लग्न में, मकर लग्न में। कैप्रिकॉर्न में। बिल्कुल सही, मकर लगन की कुंडली है, सूर्य अष्टमेश है, सूर्य ने बुध को हाँ अस्त कर जी, दिया। अब बताओ बुध हाँ की क्या जी। अवस्था होगी? सर यहाँ पे सर बुध जो षष्ठेश रिजल्ट होगा और उसको भाग्येश देने दोनों के है। हाँ हम्म, हाँ, बताइए बुध की सर क्या वो अवस्था उसके होगी? 6th और 9th लॉर्ड है, तो उसका वहां पर भाग्य की हानि और ये सब होगा। सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है सूर्य क्या है। लॉयन है। हम्म हम्म अब सूर्य ने जैसे बुध को अस्त किया, वो किसको अस्त कर रहा है? बुध के दो भाव है, उन दोनों भावों को भी कमजोर कर रहा है। एक है कन्या, हाँ जी, उसकी ब्यूटी, हाँ जो भाव कन्या को मिला उस भाव की ब्यूटी, राइट। और जो भाव हाँ जी। जेमिनी को मिला अर्थात मिथुन को मिला, उस भाव की मित्रता, क्योंकि ये दो ट्विंस यहाँ पे दिखाए हुए हैं, राइट, कम्युनिकेशन, हम्म मित्रता, इसने उसको अस्त किया है। अब सूर्य अष्टमेश है। अष्टमेश की कौन सी एनर्जी है? स्कॉर्पियो, विषधारी एनर्जी। जी। यस। हाँ तो इसने क्या किया, सूर्य ने एक विषधारी एनर्जी किसको दिया? बुध को दिया। ओके, अब बुध के पास टॉक्सिन्स आ गए, अब बुध वक्री हुआ है। अब बुध वक्री हुआ है, बुध के पास सूर्य की एनर्जी है, प्लस बुध वक्री हुआ है। बुध की पावर सूर्य के अस्त होने की वजह से, सूर्य के द्वारा अस्त होने से कमजोर पड़ी है, लेकिन जैसे ही वक्री हुआ है उसकी एनर्जी फिर से बढ़ गई, और सूर्य अष्टमेश होने की वजह से वो उसी एनर्जी से बाउंस बैक रिटर्न, जो पिछले हाउस से जहां से वो आया था, क्योंकि उसको वहां का पता है भाई, मेरा पिछला ठिकाना वही था, वो वहां पे एनर्जी देगा। अब मुझे बताओ उस बुद्ध की एनर्जी पिछले हाउस में कैसी होगी? नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी? हमेशा नेगेटिव होगी। नेगेटिव होगी। लेकिन अगर यही सूर्य अष्टमेश के बजाय पंचमेश होता, और इन दोनों की जो ये अस्त करते लगन में जाकर के, या नवम भाव में, तब ये रिजल्ट कुछ और होता, तब ये रिजल्ट रियली कुछ और हो जाएगा। यही सब समझने की आवश्यकता है हमें, क्योंकि जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं ना, तो एक ही केस आपको नजर आएगा, लेकिन कॉम्बिनेशन बदल जाएंगे। एक मैंने मैंने क्योंकि ट्विंस के अब तक 5-6 बार चार्ट देखे, जुड़वा बच्चे, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर। अब आप बोलो एक ही चार्ट, 2 से 3 मिनट 4 मिनट के अंतराल में दोनों का जन्म हुआ है, लेकिन दोनों के स्वभाव में परिवर्तन क्यों? दोनों के भाग्य में परिवर्तन क्यों? फिर लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी झूठ है। ऐसा नहीं है, एक्चुअली साइंस इन्वॉल्व है उसके पीछे। फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज होता है सर कई बार। कैसे? नहीं नहीं नहीं, दोनों व्यक्ति सेम है, सेम टाइम, अगर चार्ट सेम है तो प्रेडिक्शन अलग कैसे हुआ? हम लोग यही सब सीखने वाले आने वाले टाइम में, सेम चार्ट में कैसे करेक्ट प्रेडिक्शन देना आपको। और मेरे पास जब वो ट्विंस आए, मैंने उसी समय बता दिया था कि आपका ये स्वभाव है और आपके भाई का ये स्वभाव है, और एग्जैक्ट मैच किया। अब आप बोलो D60 देख लो, D60 एवरी मिनट चेंज होता है, एवरी 30 सेकंड चेंज होता है, इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज। D60 की एक्यूरेसी पे आप जा ही नहीं सकते हो, बहुत ही हाई लेवल हो जाता है। एनीवे, तो वक्री पे कोई क्वेश्चन किसी को? सर नहीं अगर जैसे मरकरी इससे कंबस्ट भी है, रेट्रो भी है, तो वो बैड इफेक्ट्स देगा नहीं, मैंने दोनों अभी हाउसेस के, जहां बैठा है नहीं, उस। मैंने ऐसा नहीं कहा मैम। मैंने ये कहा था हाँ जी, कि वो जिस प्लेनेट से कंबस्ट हुआ है वो किस हाउस का हाँ लॉर्ड, जी, उसके ऊपर हाँ डिपेंड। जी सर। ठीक है, मेरा कहने का तात्पर्य ये था, क्योंकि वो कंबस्ट केवल एक ही प्लेनेट करता है जो राजा है, और वो है हाँ सूर्य। जी, हाँ जी। ठीक है, क्योंकि आत्मा, देखिए अगर आत्मा ने कंबस्ट किया है, मतलब वो उसके कार्मिक अकाउंट थे उस आत्मा के, उस सोल के पिछले जन्म के,
कि उसको पता है कि मैं आत्मा मैंने कुछ ऐसे कृत किए हैं जिसकी वजह से मुझे इसको वापस कमजोर करना पड़ेगा, इस प्लेनेट को या इस कारक तत्व को। ठीक है, ये इस पे हम जाएंगे क्योंकि जब हम पूर्व जन्म की बात करते हैं, पास्ट बर्थ रीइंकार्नेशन, उसमें सूर्य की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है, पंचम लगन और सूर्य। ठीक है, उस पे हम जाएंगे आने वाले टाइम में। तो आगे बढ़े हम लोग अब इस पे, जो आज का टॉपिक है। जी हाँ सर। जी सर। ठीक है, हाँ सर। क्योंकि जब हम वक्री ग्रह के हम जब केसेस लेंगे ना, आप सभी के चार्ट जब स्टडी करेंगे कि करके, तो वक्री प्लैनेट सबके पास मिलते हैं आजकल। तो उस समय जी वी विल गो इन डिटेल कि कौन से केस में ये कैसा रिजल्ट दे रहा है, क्यों दे रहा है, और हम सामने सामने लाइव देखेंगे। ठीक है सर, इसमें यदि सप्तम भाव में वृश्चिक लग वृश्चिक वृश्चिक है, 8 नंबर है, और सूर्य और शनि साथ में है, तो शनि तो ये तो कंबस्ट होगा नहीं। कौन सा लगन है आपने कहा? सप्तम में वृश्चिक है। सप्तम में वृश्चिक है, 8 सप्तम नंबर। में वृश्चिक, सप्तम में टॉरस वृश्चिक है, मतलब टॉरस लगन हो गया। ठीक है 8 नंबर। हाँ हाँ, अब सूर्य शनि सप्तम में बैठा है, आप ये कह रहे हो। हाँ। अगर सूर्य शनि अगर सप्तम में बैठा हुआ है, तो शनि के पास कौन कौन सी लॉर्डशिप है? शनि के पास में लॉर्डशिप है आप आपका। नहीं, सर को बता दीजिए। हाँ बताइए। हाँ सर, आपका ये 9वां घर और 10वां घर। एक्सेलेंट। 9वां घर 10वां घर दोनों शुभ प्लैनेट है, केंद्र त्रिकोण। हाँ, सूर्य के पास कौन सी लॉर्डशिप है? सूर्य के पास में है चौथा घर। चौथा घर है। ठीक है, अब वो ये दोनों प्लैनेट मिले कहाँ पे? 7th हाउस में। 7वें घर में। हाँ, 7th हाउस में। 7वें घर में शनि दिग्बली होता है। अच्छा। ठीक है, लेकिन 7वें घर में सूर्य की पोजीशन क्या होती है? थोड़े नीच के हो जाते हैं सर, डेबिलिटेटेड सर। डेबिलिटेड हो जाते हैं। नहीं, राशि के हिसाब से डेबिलेटेड नहीं है ना, क्योंकि वो वहां पे 8 नंबर है, वृश्चिक है। लेकिन हाँ जी, भाव हाँ। के हिसाब से, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से उस सूर्य के लिए अच्छा स्थान नहीं है। ठीक है, तो पहली बात तो सूर्य अपनी पोजीशनिंग के हिसाब से खुश नहीं है। दूसरी चीज, अपने के हिसाब से। अपनी पोजीशनिंग के हिसाब से ठीक खुश नहीं है वो। अच्छा। दूसरी चीज, वो राशि कौन सी है? वृश्चिक। काल पुरुष के हिसाब से वृश्चिक राशि कौन सी? अष्टम राशि होती है। हाँ स्कॉर्पियो। जहां हाँ। पे जहां पे शनि बिल्कुल खुश नहीं होते। वैसे वो शनि का घर है, ठीक है, हाँ लेकिन वो हाँ। सप्तम में आए हैं, अष्टम से 12th, तो वो शनि भी उस हद तक बैलेंस नहीं रहेंगे। शनि दिग्बल है, शनि के पास ताकत है। अब हाँ। समझो शनि और सूर्य साथ में है, डिग्री के हिसाब से शनि को उन्होंने अस्त कर दिया। ठीक है, क्योंकि सूर्य मंगल के घर में है, लेकिन वो जल तत्व राशि, मंगल के घर में। लेकिन वो जल तत्व राशि है। अब यहाँ पे बहुत हद तक डिपेंड करेगा इनके नक्षत्र कौन से है और मंगल कहाँ बैठा हुआ है, वो डिफाइन करेगा। मंगल बैठा हुआ है, मंगल और बुध छठे घर में बैठा है। मंगल बुध छठे घर में बैठा है, तो मंगल अपने से 6 में चला गया है, तो ये भी एक प्रकार से 7 नेगेटिव में। भूमिका। हाँ, 6 हाउस में, 6 हाउस में गया है ना, 7 में, तुला में। तो ये एक प्रकार से नेगेटिव ये हो गया, नेगेटिव ट्रेट हो गया। किसका? आपका चार्ट है क्या ये? मेरे लड़के का। कोई बात नहीं, हम करेंगे चार्ट्स, अभी फिलहाल ना। और 11वें घर में 12 नंबर है, और राहु गुरु है। 18-20 डिग्री का फर्क है। राहु कमती है, बृहस्पति ज्यादा है। मधुसूदन जी, कोई चार्ट खराब नहीं होता है अगर उस प्लेनेट को सही यूज किया जाए तो। राइट। कोई चार्ट खराब नहीं होता है, ठीक है, बस उस ऊर्जा को और उन तत्वों को सही रूप में यूज किया जाए। इसीलिए ये जो आज का टॉपिक यही है, यही मैं समझाना था, लेकिन शायद हमारा आधे से ज्यादा समय निकल चुका है इसी में ही, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, यही आपका बेस बनने वाला है। अच्छा। ऑपोजिट हाउसेस एंड ऑपोजिट प्लैनेट जो है ना, ये हमें अगर समझ में आ गया क्लियर, हमें समझ में आएगा हम जीवन में गलती क्या करते रहेंगे। आपको पता है ईश्वर ने ये जो जीवन दिया है ना, ईश्वर ने, ही इज द बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द यूनिवर्स। उसे सब कुछ परफेक्ट बनाया, सब कुछ परफेक्ट बनाया, उसने सब कुछ बैलेंस किया बेसिकली। और जब भी कहीं उस बैलेंस में दिक्कत आती है,
तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सब कुछ बैलेंस किया उसने। अगर आप किसी भी चार्ट को देखें, हम चार्ट से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस किसका है? मेष। सर हमारा खुद का लगना है ये। वेरी गुड। फर्स्ट हाउस के एग्जैक्ट ऑपोजिट किसका हाउस होता है? 7। सेवन सर। वो किसका हाउस है? सर मैरिज का, Partner. स्पाउस का। Spouse. लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर का। लाइफ पार्टनर का। अच्छा, शंकर जी को अर्धनारीश्वर स्वरूप बताया जाता है, क्यों? सर क्योंकि उनका आधा पार्ट शिव है और आधा शक्ति है, जो पार्वती जी हाँ, हैं। पार्वती मिक्स का। बिल्कुल सही। हाँ जी। तो ये जो कुंडली का रूप अगर आप ध्यान से देखें, ये हम है और ये हमारा सेकेंड हाफ, हमारी लाइफ पार्टनर है। हाँ जी। ये तो क्लियर है? हाँ जी सर। हाँ, और ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे है। हाँ, जैसे पूरा कहेंगे। ठीक है, ये पूरक बने। और आपने देखा होगा जो 7th हाउस है उसको ही तराजू दिया गया है, हाँ जी। मतलब बैलेंस। हम्म। मतलब क्या है? बैलेंस। पेल्विक जॉइंट, ये बात मैंने कल भी कही थी, आज फिर से कहता हूँ। 7th हाउस का अपना एक बहुत महत्व है। इसे लोग मारक कहते हैं, बट मैं कहूंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है। क्योंकि जो हमारा जीवन का, हमारे व्यक्तित्व का सब कुछ जो बैलेंस है उसी पर डिपेंड करता है। जो पेल्विक जॉइंट होता है वहीं से पूरी नसें आपके टो से लेकर के सिर तक जाती है, हाथों में, पैरों में, सिर, हर जगह। सो यू कैन इमेजिन हाउ स्ट्रॉन्ग दैट हाउस इज। अब मैं बोलता हूँ सेकंड हाउस। सेकंड हाउस किसका है? सर फैमिली। वेल्थ का है और फैमिली का है। वाणी का है। अच्छा, सेकंड और 8th हाउस जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसमें भी कोई बैलेंसिंग है क्या? एक अपना कुटुंब, एक वाइफ का, स्पाउस। हाँ जी। इन-लॉज और सेल्फ फैमिली। 8th house will be seen like longevity, sir. हाँ, सर सेकंड हाउस हमारा फूड इनटेक है और 8th हाउस फूड एक्सक्रीटरी सिस्टम है। परफेक्ट परफेक्ट। और कोई कुछ बोलना चाहेगा इसमें? सर सेकंड हाउस वो फैमिली है जिसमें हमने जन्म लिया और 8th हाउस हमारा ससुराल फैमिली है, स्पाउस परफेक्ट की फैमिली है। परफेक्ट। देखिए अब खुद बैलेंस, आप खुद देखिए ईश्वर ने कैसे बैलेंस बनाया हुआ है, और खुद ढूंढिए आप लोग। धन का भी है। सेकंड हाउस धन का। हाँ, हाँ जी। और longevity of self or longevity of spouse. बोल सकते हैं, बट सर वो अलग एंगल हो जाएगा। ठीक है। और सर सेकंड हाउस हमारी एक्यूमुलेटेड वेल्थ है जो हमने कमाई है और 8th हाउस अनअर्न्ड वेल्थ को शो करता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहे तो सेकंड हाउस राहु का वेल्थ है और 8th हाउस केतु का वेल्थ है। हाँ जी। ठीक है। एनीबॉडी एल्स? फर्स्ट पॉइंट तो जो मैम ने कहा था, सेकंड हाउस इज फूड एंड 8th हाउस इज योर एक्सक्रीटरी पार्ट। मतलब आपने जो ग्रहण किया, राइट, आपने यहां से ग्रहण किया, जीवन को सुचारू चलाने के लिए जो केंद्र में थोड़ा बहुत संचय हुआ, मतलब वो एक्यूमुलेट हुआ, और जो गंदगी हमने यहां से निकाल दी। ठीक है। फिर से क्या हुआ? बैलेंस, तराजू का बैलेंस, सेंटर में बैलेंस हुआ। अब मुझे बताओ 3rd हाउस और 9th हाउस में क्या बैलेंस है? सर 3rd हाउस पराक्रम का है, मतलब मेहनत करने का है, स्ट्रगल्स का, और 9th हाउस लक का है, जो चीजें भाग्य से अपने आप हमें मिल जाती है। मतलब यहाँ पे हम कुछ कर रहे हैं और यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर रहे। हाँ जी। हाँ यहाँ पे जी। कुछ है। दिस नीड्स एफर्ट्स ना। जिसकी भी 3rd हाउस की दशा होती है उसकी मेहनतें बहुत बढ़ जाती है, उसके एफर्ट्स बढ़ जाते हैं, आपने देखा होगा, राइट। 9th हाउस क्या है? भाग्य, हाँ, लक, भाग्य जो हमें मिल हाँ जाएगा। जी। ठीक है। 4th हाउस और 10th हाउस में क्या बैलेंस है? 4th हाउस से फोर्थ हाउस ये हमारा वेल्थ क्या है? जी, वेल्थ। 4th हाउस अपना घर है और 10th हाउस ऑफिस। हाँ, लेकिन ऑफिस और घर का मतलब क्या है?
एक है जो हमें अपने परिवार के करीब लेके जा रहा है, और दूसरा जो हमें परिवार से दूर लेके जा रहा है। ये है जो हमें भौतिक वर्ल्ड में लेके जा रहा है, और ये है हमें भौतिक वर्ल्ड से दूर लेके जा रहा है। आप चार्ट को ही देखोगे ना, ईश्वर ने पूरा बैलेंसिंग एक्ट डिजाइन किया हुआ है, सब कुछ बैलेंस है। प्लैनेट भी बैलेंस्ड है, हाउस भी बैलेंस्ड है। और जब इसमें कहीं भी डिसबैलेंस होता है तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, 5th हाउस और 11th हाउस क्या बैलेंस डिसबैलेंस है? 5th हाउस संतान का, हम्म सर 5th हाउस लर्निंग का है और 11th हाउस अर्निंग का है। इच्छा पूर्ति। और कुछ मैम 5th और 11th में? सर 5th एजुकेशन। हाउस बच्चों का है, संतान का है, और 11th हाउस हमारे सोशल सर्कल का है, फ्रेंड्स है। का है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, 5th हाउस इज योर डिवाइन लर्निंग, सिर्फ लर्निंग इन इट, डिवाइन लर्निंग। पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा जो हमने जन्म लिया है, उसमें जो भी डिवाइन लर्निंग है, जैसे शकुंतला देवी थी, रामानुजन थे, उनके पास एक डिवाइन ब्लिस था, राइट? वो ब्लिस 5th हाउस के बिना संभव नहीं था। हम सब जो एस्ट्रोलॉजी में बैठे हैं, विदाउट 5th हाउस एस्ट्रोलॉजी के साइंस को आप आगे लेके नहीं जा सकते हो, यकीन मानो आप, विदाउट 5th हाउस। ठीक है। और 11th हाउस क्या? इच्छाएं। 5th हाउस प्राप्ति की बात बिल्कुल नहीं करता है, वो ज्ञान की बात करता है। और 11th हाउस ज्ञान की बात नहीं करता है, वो प्राप्ति की बात करता है। दोनों एक दूसरे के ठीक है। अब हम बात करते हैं 6th हाउस और 12th हाउस। कौन बताएगा इस पे? 6th हाउस इज आल्सो रोग, ऋण। सर 6th हाउस जैसे आपका कोर्ट केसेस हो जा रहा है, और 12th हाउस जेल। वो तो कंबाइन हो गया, तो एक ही बात होगी, कोर्ट केस हुआ इसलिए आप जेल गए। अपोजिट 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 क्या है? ठीक Sir, है। daily routine or 12th house without any routine. फॉरेन ट्रेवल्स। नहीं, फॉरेन ट्रैवल नहीं, डेली रूटीन आपने सही कहा। 6th हाउस इज योर डिसिप्लिन लाइफ, ओके। और 12th हाउस क्या करेगा उसके अपोजिट में? Free will sort of. आपको पता है जो हमारा बेडरूम है, हाँ जी, वो भी 12th हाउस है, मैरिड लाइफ, 12th हाउस। जो एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट है। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि ये सभी हाउसेस एक दूसरे पे बैलेंसिंग एक्ट पे चल रहे हैं। कभी भी कुंडली देखने के पहले ये जो हाउस के कैरेक्टरिस्टिक है, इसको बहुत डिटेल में स्टडी करो। कई बार हमें पता, हम बोलते हैं हमें पता है, हमें पता है, हमें पता है, बट एक्चुअली पूरा खेल हाउसेस का ही चल रहा है। कौन सा हाउस किस चीज को गवर्न कर रहा है और क्यों। और किसी हाउस के पास केवल एक ही चीज नहीं होती है। अगर मैं 12th हाउस को बोलूं, आप बोलेगे 12th हाउस नेगेटिव है, उसके पॉजिटिव ट्रेट्स भी है, राइट? 8th हाउस के पॉजिटिव ट्रेट्स भी है। मैं स्कॉर्पियो बोलता हूँ, स्कॉर्पियो मतलब गंदा पानी, राइट? लेकिन उस गंदे पानी में कमल भी खिलता है ना, ये हम क्यों भूल जाते हैं, राइट? ऐसे ही प्लैनेट के डिसबैलेंस की बात करते हैं अब थोड़ी देर। अब बताइए कौन सा प्लैनेट किसके अपोजिट बैठा हुआ है। इसको लेकर के ना मुझे एक चार्ट बनाना चाहिए। एक्चुअली मैं नक्षत्र भी इसी के साथ सिखाना चाह रहा हूँ आपको, लेकिन ये पूरा 2 घंटे का सेशन रहेगा। कैसे करें हम लोग इसके लिए? टीम्स पे आ जाएगा? सर टीम्स पे चलेगा सर कल ले लो। हाँ, कल ले लो सर, नो प्रॉब्लम। क्योंकि ये जो बैलेंसिंग चीजें हैं ना, ये केवल प्लैनेट नहीं, जब मैं प्लैनेट से जाऊंगा ना, तो प्लैनेट से फिर नक्षत्र, नक्षत्र सब चीजें एक दूसरे से लिंक है। जी। हाँ सर, वो एक कनेक्शन में हो जाएगी पूरी 2 घंटे की क्लास, तो आसानी से रिटेन भी हो जाएगी।
फिर टीम्स मेरे आप हिसाब सब, से कल ही ठीक कर रहा है। और हाँ हाँ टीम्स आप सब लोग इंस्टॉल कर लेना फिर कल, यस सर। याद से। सर क्या नाम लिया आपने? टीम्स? हाँ टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स माइक्रोसॉफ्ट करके आता टीम्स है। पे कर लो, या फिर जैसा आप लोग को लगे एक कॉमन प्लेटफॉर्म बता दो आप लोग, जो बेटर रहेगा। देखो सर, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और गूगल मीट पे मैंने देखा है 1-1 घंटे की क्लास वो फ्री में देते हैं। हाँ बाकी उसके लिए मतलब अब ज्यादा करने के लिए तो हमें पेड वर्जन लेना पड़ेगा। पर हाँ। अगर 2 घंटे की लेनी है तो हम या फिर तो 2 क्लास ले सकते हैं कि एक क्लास छोड़ के फिर दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, मतलब जब ऑटोमेटिकली बंद हो ठीक जाएगी। है, एक वो काम कर सकते पेड हैं। वर्जन किसका बेटर रहेगा? एनी सजेशन? आई थिंक टीम्स का, क्योंकि राइट। डिसबैलेंस इन हाउस, डिसबैलेंस इन प्लैनेट, ये मूल कारक होते हैं जीवन में हर घटना होने की। और जैसे आप उन्हें बैलेंस करते हो तराजू की तरह, प्रॉब्लम सॉल्व। एक छोटा सा एक लाइव एग्जांपल में दिखाता हूं आपको मैं। ठीक है, अभी ये एक वीडियो है, देखिए इस बंदे ने यहाँ पे जैसे वेट बढ़ा तुरंत नीचे गिर गया। फिर उसने क्या किया, धीरे धीरे वेट यहाँ पे रखना चालू किया, ये पलटा, बैलेंस हुआ। राइट। हमारे जीवन में क्या होता है, हम अपने जीवन में कुछ ऐसे कृत्य करते हैं जो कि हमारे चार्ट के विपरीत होते हैं, और सडनली वो तराजू नीचे चला जाता है, और जब वो जमीन पर टच कर जाता है तब हमें याद आता है, ओ माय गॉड, अब मुझे इसके उपाय ढूंढने हैं। अब क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाओ, ज्योतिष के पास जाओ, पंडित के पास जाओ, तांत्रिक के पास जाओ, राइट, लोगों से एडवाइस लो, और फिर बोलो हे भगवान तूने मेरा क्या किया, मंदिर जाओ। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब वो तराजू नीचे गिर जाता है, जमीन को टच हो जाता है, तब उसको उठाना आसान नहीं होता है, कि जैसे आप इसको उठाने की कोशिश करोगे एक जर्क क्रिएट होगा, जर्क। आप समझ गए? अब ये तराजू जब नीचे गिर गया, इट्स नॉट दैट इजी। फिर आपको धीरे 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 जितना जितना वेट उस पे है उससे थोड़ा सा वेट ज्यादा रख के आपको उठाना पड़ेगा। और वो भी कहां से बैलेंसिंग होगी? अपोजिट। जब हम किसी दशा की बात करते हैं, हमेशा लोग गलती क्या करते हैं, भाई मेरा प्लेनेट इस हाउस में बैठा, मैं इसी की काम करूंगा। ऐसा नहीं होता है। लेकिन वो जहां बैठा उसके सामने वाला हाउस बैलेंस कर रहा है उसको, ये क्यों भूल जा रहे हो? रिजल्ट तो सामने से कंट्रोल होगा। अगर प्लेनेट आपका नेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल आपका प्लेनेट नेगेटिव है, वो बैठा है सेकंड हाउस में, राइट, वो आपको धन की प्रॉब्लम दे रहा है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके ठीक सामने जो है अष्टम भाव है, जो इस हाउस को बैलेंस कर रहा है। तो मुझे यहां बैठे प्लैनेट की शैतानी को रोकने के लिए मुझे तराजू के इस पलड़े को भरना पड़ेगा। ये एक्चुअल साइंस है जो लोग कोई समझ नहीं पाते। फिर से मैं बता रहा हूं आपको, अगर ये तराजू वापस उठाना है तो मुझे दूसरी तरफ रखना पड़ेगा कुछ ना कुछ भार। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। ईश्वर ने भौतिक उदाहरण हमारे जीवन में हर जगह दे रखा है, प्रॉब्लम इज हम उसे यूज नहीं कर पाते। इस पॉइंट से किसी को असहमति हो तो आप बोल सकते हैं। सर यही चीज तो सीखनी है। नहीं मैं समझ रहा हूं बिल्कुल, लेकिन लॉजिकली मैं सही कह रहा हूं ना, थिंक Yes, लॉजिक। sir. हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ जी जी सर। एग्रीड सर, सही है। मैं सिर्फ लॉजिक की बात कर रहा हूँ, सही गलत हाँ बाद जी में देखेंगे। अच्छा सही किया, है all सर, right, sir. सही है। हमने जो हाउसेस के बैलेंसिंग की बात की, ईश्वर ने भी तो सब कुछ बैलेंसिंग के तत्व में बनाया हुआ ना। हमने जब हाँ काल जी पुरुष की कुंडली की बात की थी कल, ठीक है, कहाँ पे काल पुरुष, आगे, हाँ हमने कल काल पुरुष की बात की थी, राइट। हाँ जी हमने बैलेंसिंग की बात कल भी की थी। ईश्वर ने सब कुछ पूरक रूप से बनाया है, आत्मा की जर्नी दिखाई है, तत्वों को डिफाइन किया है, यहां से खाया यहां से निकाला, ठीक सामने सामने आमने सामने, ठीक है। ये हमारा सेंटर पॉइंट है। राशियों को भी देखेंगे आप, ये सेंटर पॉइंट है, सूर्य चंद्र, और उससे साइकिल बनता है। जब बच्चा पैदा होता है, आपने कभी माँ का गर्भ देखिए, बच्चा ना यहाँ से नाल होती है, केतु की जो जगह स्थान है, ये इसको ब्रह्म स्थान कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में,
और वो जो सिर है झुका हुआ होता है पैर की तरफ, सिर जो है उसके टो की तरफ झुका हुआ होता है और बच्चा ऐसे गोल घुमा होता है, राइट। परफेक्ट बैलेंसिंग है, सब कुछ बैलेंसिंग पर चल रहा है, ठीक है। कोइंसिडेंटली लास्ट मिनट है हमारा पार्ट हो नहीं पाएगा क्योंकि बैलेंसिंग पे और बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है हमें, और उसी से हम नक्षत्रों पे जाना चाहूंगा मैं आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम कल लेंगे। इसके बारे में जो मैंने आपसे पूछा था, हाँ